नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज कवॉटरी राउंडअप में टॉप हेडलाइंस में सोना चांदी है, क्योंकि यहां पर जोरदार रौनक लौटी है। ओवरनाइट सोने में करीबन 2.5% की तेजी तो चांदी 5% की बढ़त के साथ कल न्यूयॉर्क मार्केट्स में कारोबार कर रही थी। आज एशियन बाजार में कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन करंट लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर आज दूसरे लगातार दिन बढ़त के साथ कारोबार है। करीब 3 हफ्ते के हाइस पर यहां पर कच्चा तेल कारोबार करता हुआ नजर आया है और यहां पर भी अगर एक महीने की बात की जाए तो करीबन 5% की बढ़त के साथ कच्चे तेल में कारोबार है। साथ ही बात होगी इंपोर्टेड दालों की, जहां पर हमने सरकार की तरफ से ड्यूटी फ्री पीली मटर का इंपोर्ट 1 साल के लिए एक्सटेंड होता हुआ देखा है। आपको याद दिला दें कि 2024 में इंडिया ने रिकॉर्ड दालों का इंपोर्ट किया था। अब इस साल किस तरह से रह सकते हैं ये नंबर्स, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं MOFSL के डायरेक्टर किशोर नारने, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट और श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के ट्रेडर दिलीप काबरा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं। और हर्षल, जिस तरह का एक स्मार्ट रीबाउंड हमने ओवरनाइट मार्केट्स में आता हुआ देखा, जहां पर एक बार ऐसा लगा कि 3400 के आसपास के कारोबार फिर से देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली इस वक्त यहां पर मार्केट्स में बाजार में फिर से देखने को मिली है। कैसे देखते हैं जो ये सर्ज आया है और इंटरनेशनल क्यूज अब आप कैसे एनालाइज करेंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी आपके शो में बताया था कि जो भी फैक्टर्स गोल्ड को इस साल सपोर्ट कर रहे थे सो फार, आई थिंक वो बीच में एक पीरियड आया जब लग रहा था कि वो कूल ऑफ होंगे, बट फिर से वो अनसर्टेनिटी जो है टैरिफ्स को लेके, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो रशिया यूक्रेन में हमने एस्केलेशन देखा, यूएस चाइना में भी ट्रेड डील में अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है कि शायद वो डील ना भी हो शायद। और अब हमने लेटेस्ट ये देखा है कि यूएस डेटा भी अब वीकन होने लग गया है। तो कल जैसे यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है, उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है अक्रॉस इंडस्ट्रीज वहाँ पे अब फील होने लग गया है यूएस इकोनॉमी में। तो आई थिंक ये सब चलते गोल्ड के लिए जो ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली अभी भी पॉजिटिव है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आगे जाते हमें लगता है कि यस, पीरियड्स ऑफ प्रॉफिट टेकिंग आएंगे, क्योंकि 3500 का लेवल जो है वो क्रूशियल है अभी ब्रेक करने के लिए। बट ओवरऑल जो व्यू है हमारा अभी भी पॉजिटिव है। हम अभी भी 3800 4000 लेवल जो है अभी भी वो टारगेट कर रहे हैं। हर्षल, जो काफी सारे लोग मान रहे थे या सोच रहे थे कि मुनाफा वसूली आएगी और जोरदार आ सकती है, 3000 के लेवल्स टूट सकते हैं, 2800 तक सोना जा सकता है आने वाले 2-3 महीनों में, वो हमने होता हुआ नहीं देखा है। आपको लगता है उस सिनेरियो से हम काफी दूर जाते जा रहे हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक लास्ट टाइम भी जो करेक्शन आया हमने देखा कि 3000 की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वहां तक आए, बट मार्केट उसके 3150 के आसपास ही बॉटम आउट हो गया इन अ वे। तो ये दिखाता है कि गोल्ड में जो है बार्गेन हंटिंग कितनी स्ट्रांगली वापस आ रही है और इन्वेस्टर्स अभी भी इतने बुलिश है कि वो कोई भी प्राइस डिप पे गोल्ड में एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली बेस जो है गोल्ड का काफी स्ट्रांग है 3000 से 3200 के बीच में। तो ये लेवल्स मोस्ट प्रोबेबली होल्ड करने चाहिए। हर्षल, इवन बिगर गेन्स ओवरनाइट मार्केट्स में यहाँ पर सिल्वर में आते हुए नजर आए। 5% की तेजी, ऐसा कोई बहुत बड़ा मार्केट मूविंग ओवरनाइट होता हुआ नहीं देखा। ऑफ कोर्स डॉलर डिक्लाइन था, जिस तरह की कंसर्न्स हैं, खरीदारी अक्रॉस कमोडिटीज आते हुए नजर आई। लेकिन सबसे बेहतर गेन्स जिस तरह से चांदी ने यहाँ पर दिखाए हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट 35 तक हमने लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखे, यहाँ पर आपकी क्या सेंस है? देखिए, चांदी तो वैसे रिलेटिवली अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखिए वो स्लाइड इंप्रूवमेंट हमने देखा है, बट अभी भी वो 100 के आसपास ही है। तो चांदी काफी टाइम से लैग कर रही है। तो कल का मूव मुझे लार्जली टेक्निकल मूव लग रहा है, ऐसे कोई फंडामेंटल ट्रिगर मार्केट में है नहीं। बट लॉन्गर टर्म जैसे भी हम कंटिन्यूसली बता रहे हैं आपके शो पे भी कि ओवरऑल नेक्स्ट 2 से 3 साल के व्यू में हमें डेफिनेटली लगता है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट नेक्स्ट 6 महीनों के लिए अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है, क्योंकि कंसर्न है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, इंडस्ट्रियल मेटल्स की आउटलुक को लेके। तो डेफिनेटली चांदी अंडर परफॉर्म कर सकती है नेक्स्ट 4 से 6 महीने, बट लॉन्गर टर्म चांदी में हमारी बुलिशनेस जो है वो गोल्ड से ज्यादा है। हर्षल, जहां तक इंडियन बाइंग की सेंस है, अब वो से कहां पर देखते हैं आप?
अब आई थिंक बाइंग डेफिनेटली स्लो है। ज्वेलरी डिमांड में कोई भी पिकअप हमें आता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे जो भी कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं मार्केट में, डिस्काउंट भी मार्केट में एज ऑफ यस्टरडे $20 से $30 के डिस्काउंट बोल में चल रहे। तो फिजिकल मार्केट डेफिनेटली ज्वेलरी पर्सपेक्टिव से वीक है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस मार्केट्स इन मिडिल ईस्ट जो मैं कवर करता हूँ। बट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटिवली रोबस्ट। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली इंडियन मार्केट्स में जहां तक खरीदारी है वो स्लो है, प्राइसेस डिस्काउंट पे अभी भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म सोने और चांदी के लिए अभी भी यहां पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। चांदी स्पेशली आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि मुनाफा वसूली के बाद भी चांदी इस वक्त लाख रुपए पर केजी पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ किशोर नारायण जुड़ चुके हैं। किशोर, सबसे पहले सेंस चांदी पर लाख फिर से वापस लौटा है और वो जो प्रॉफिट टेकिंग बाजार सोच रहा था कि शायद एक डीप स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेगी, वो नहीं आई। गुड मॉर्निंग मनीषा। आप सोच रहे थे प्रॉफिट टेकिंग, हम तो सोच ही नहीं रहे थे। सो आई थिंक बेसिकली क्या है कि बोथ आर रिप्रेजेंटिंग अनसर्टेनिटी, स्पेशली गोल्ड तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब तक अनसर्टेनिटी है इसमें जो स्ट्रेंथ है वो रहेगा। और सिल्वर का जो खास करके सिल्वर का जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस काफी टाइम से, आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बीच में जो करेक्शंस आते रहता है। एंड अगेन 1 लाख तो इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा इसको मतलब एक राउंड फिगर का हिसाब से देख रहे हैं, बट जनरली इट्स नॉट, मतलब इन डॉलर टर्म्स आपको कोई बड़ा अहमियत नहीं है यहाँ पे। जैसा हमारा जो पहले का जो टारगेट है 1,25,000 का, वी स्टिल स्टैंड बाय दैट कि अभी भी हम वही टारगेट लेके चल रहे हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं है। सो आई थिंक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस ऑफ सिल्वर करेक्ट हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको थोड़ा सा जो रैली है मेटल्स में, अगेन टैरिफ्स को लेकर भी कॉपर में वगैरह में आपको थोड़ा रैली देखने के लिए मिला था। वहां पे भी इसको एक स्ट्रेंथ मिल रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। सो आई थिंक दोनों गोल्ड एंड सिल्वर का जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगा, वॉलेटिलिटी हाई रहेगा डेफिनेटली। यहाँ पे $35 के आसपास जो सिल्वर है, थोड़ा बहुत आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, बिकॉज दोनों का वैल्यू इतना बड़ा हो चुका है कि आपको 1-1.5%, 2% का जो मूव है, जो जनरली होता है कि 1 से 1.5% का मूव जनरली होता है, ये बहुत बड़ा एब्सोल्यूट अमाउंट में बहुत बड़ा दिखता है। सो एक्सपोजर्स थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए सब लोगों को, और रिस्क थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढनी है सोने और चांदी दोनों में। और जहाँ तक चांदी की बात है, आई टेक माय वर्ड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पर छोटे मोटे करेक्शंस हैं, प्रॉफिट टेकिंग नहीं है किशोर। एंड 1,25,000 रुपए प्रति किलो के टारगेट्स अभी भी चांदी में यहाँ पर बरकरार। वेल, एक सेंस यहाँ पर क्रूड पे भी ले लेते हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। दूसरे दिन की तेजी है यहाँ पर और सारे के सारे क्यूज सडनली इन सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल हैं। आप क्या वॉच कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में? नहीं, देखिए अभी तो डिमांड सप्लाई में तो आपने देखा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, कोई ऐसा कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं आया है। जहां तक जियोपॉलिटिक्स है, यूक्रेन को लेकर के बहुत अच्छी खबर भी नहीं आती है लेकिन बहुत खराब भी नहीं आ रही है। लगता है ऐसा है कि दोनों देश, खासतौर से रूस और यूक्रेन, बातचीत अभी जारी रखेंगे और दोनों देश जो है ये नहीं चाहते कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति उनको बहुत ज्यादा नाराज करें। तो वहाँ एक उम्मीद बनी हुई है। गाजा को लेकर तनाव जरूर है लेकिन इतना नहीं है कि उसका कीमत अभी भारी मात्रा में तेल पे आए। उधर ओपेक का आपने देखा ही है कि वहाँ पे जो है वो कोई प्रोडक्शन को लेकर के हथियार जिस तरह वो यूज करते रहे, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा सेंटीमेंट बन नहीं पा रहे हैं। और अबू धाबी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है लेकिन उसका अपना रवैया अलग चल रहा है। यहाँ तक अटकलें आ रही हैं, क्या वो ओपेक को छोड़ देंगे? तो ये सब चलते होते मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि बढ़ा, ये सब अभी $65 पर बैरल से लेकर के $70 पर बैरल, इसके बीच में ही रहेगा। जो कभी कभी रिफ्लेक्शन होगा, कोई खास मूवमेंट होता है, इकोनॉमिक होता है या जियोपॉलिटिकल, उसको रिएक्ट करेगा। लेकिन 62, 63 से लेकर 70 के बीच में जो है, मुझे तो फिलहाल जो ब्रेंट की कीमत है वो घूमती नजर आती है। कोई वजह नहीं कि 70 से ऊपर जाए और 62 से नीचे आया, उसकी भी कोई वजह नजर नहीं आती। आपने एक तो चीज़ यहाँ पर ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स की बताई, दूसरी तरफ यूएस का रिग काउंट गिर रहा है, चाइना में वाइल्ड फायर्स की वजह से 7% उस कंट्री का प्रोडक्शन डिक्लाइन है। नियर टर्म सप्लाईज को लेकर कुछ चिंता है, कुछ प्रीमियम बनता हुआ देख रहे हैं हम?
नहीं, मुझे अभी ऐसी कोई चिंता नजर नहीं आती। देखिए, रिग काउंट जो होता है वो रिग काउंट ऐसे नहीं होता कि कल कुछ हुआ और उस पर जो रिग काउंट जो है वो चेंज हो जाता है। रिग जो होता है उसकी जो प्लानिंग होती है, उसका साइट प्लानिंग होती है, वो समय महीनों लगते हैं। तो रिग काउंट जो बढ़ता और घटता है वो कोई एक हफ्ता या 10 दिन का जो मूवमेंट हुआ है प्राइस का, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इतना जरूर है कि शेल को लेकर के खासतौर से ये कहा जा रहा है भाई शेल जो है, जो कीमत जो है आज चल रही है जो $65 पर बैरल के आसपास, वो शेल के लिए थोड़ा मुश्किलें पैदा करता है। शेल को कम से कम $70 चाहिए। लेकिन अगर आप रिग काउंट भी देख लीजिए और अमेरिका के जो कुल मिलाकर के जो तेल की अर्थव्यवस्था को देखिए, तो लगता है ऐसा है कि जो इवन शेल इंडस्ट्री जो अमेरिका के अंदर है वो 65 में कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं है। चाहते हैं वो $70 हो जाए, लेकिन इसमें भी वो कंफर्टेबल है और प्रोडक्शन का जो है वो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आज की तारीख में दोनों, चाहे चाइना के अंदर लेके ले लें या अमेरिका को लेकर, बहुत ज्यादा कीमत पर उसका इम्पैक्ट आएगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। फेयर पॉइंट। तनुजा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो एक सेंस देने के लिए कि बहुत बड़े कोई चेंजेस इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं है। ऑफ कोर्स एक सपोर्टिव फैक्टर जरूर है, शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हुए पिछले कुछ दिनों में, हमने लॉन्ग्स की पोजीशन देखी आते हुए देखी है और आज दूसरा लगातार दिन है जब हम यहाँ पे 65 के आसपास का कारोबार कर रहे हैं। किशोर, आप कैसे देखते हैं एनर्जी एज अ मार्केट को? आई थिंक यहाँ पे जो ओपेक का जो प्रोडक्शन जो बढ़ाने का जो इन लोग फैसला ले रहे हैं कि करीब करीब 4 लाख बैरल के आसपास का आएगा। आई थिंक ओवरऑल 65 जो है बहुत ही व्हाट यू कॉल पिवट पॉइंट और टिपिंग पॉइंट है कि रशिया का जो ओपिनियन है कि एक्चुअली क्रूड प्राइसेस को थोड़ा सा ऊपर ही रखना चाहिए और थोड़ा सप्लाई को टाइट मेंटेन करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम रेस्ट ऑफ द ओपेक मेंबर्स खास करके आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऑलरेडी प्रोडक्शन जो टारगेटेड है उससे काफ़ी ज़्यादा चल ही रहे हैं, तो उसको लेजिटिमाइज कर दे और जो अभी प्रोडक्शन कोटा इंक्रीज करके उसको लेजिटिमाइज हो सकता है। सो बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। सो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक थोड़ा सा जो उछाला आ सकता है यहाँ पे। जून वायदा 53-50 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 52-80 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 54-80 के आसपास का आपका टारगेट रख सकते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड रिस्क ज़्यादा है, तो अगर ऑप्शन खरीदना चाहता है तो प्रॉब्ली जून वायदा 53-50 का कॉल बाइंग कर सकते हैं। 145 के आसपास अवेलेबल है, 125 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 200 रुपये के आसपास का 53-50 का कॉल ऑप्शन एक बार लेके चल सकते हैं। किशोर, एक और कमोडिटी जिसने काफ़ी शार्प सर्ज ओवरनाइट दिखाया वो है कॉपर। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम और स्टील में तो कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली जिस तरह से ट्रंप ने यहाँ पर उस पर टैरिफ डबल किया है, लेकिन कॉपर में जो ये सडन जंप आया है कैसे रीड करेंगे? थिंक अगेन यहाँ पे भी टैरिफ को लेकर ही एक अनसर्टेनिटी इसके वजह से एक्चुअली आपको स्टॉक पाइलिंग चल रहा है यहाँ पे। उसके वजह से आपको शॉर्ट टर्म एक स्पाइक आया है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत सस्टेनेबल है, तो यहाँ पे मैं इसमें बिकवाली का राय दूंगा। प्रॉब्ली 864 के आसपास अगर जून वायदा अगर बात करें तो 864 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 869 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 855 या 854 के आसपास का आपका टारगेट्स रख सकते हैं। किशोर, डॉलर इंडेक्स को इन करंट लेवल्स पे कैसे देखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक चॉपीनेस है, बट कहेंगे स्ट्रक्चरल बेरिशनेस जारी रह सकती है? यस, आई थिंक अगेन साइक्लिकली थोड़ा बहुत करेक्शंस आ सकता है, बट स्ट्रक्चरली स्टिल इट्स वेरी वेरी वीक। पूरा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है ग्लोबली। जो इन्वेस्टर्स है ग्लोबली, सेंट्रल बैंक्स है, कुछ ना कुछ डॉलर से थोड़ा अवे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। दैट इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड ऑल्सो। तो मेरा मानना है कि अगर प्रॉब्ली यहाँ से आई थिंक 99.5 तक यहाँ पे थोड़ा सा के रिस्पाइट आ सकता है शॉर्ट टर्म में, बट सस्टेनेबल रैली नहीं आएगा यहाँ पे। एंड वी हैव बीन मल्टी मंथ लो पे बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड में आपको 97, 80, 99, 98 तक जा सकता है, बट उससे पहले एक थोड़ा सा 99 हाफ तक यहाँ पे एक रिलीफ रैली आ सकता है। जाने से पहले किशोर, आपने चांदी में मुझे 1,25,000 का यहाँ पर टारगेट दिया है। गोल्ड में किस तरह के टारगेट्स हैं आपके स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म के लिहाज से? गोल्ड में हम मतलब वेरी, इफ यू आर एक्चुअली आस्किंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, मेरा तो टारगेट 4,200 है। हमारा पहले भी बात हो चुका था। 4,200 $4,500 के आपका
स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड का टारगेट है। सो इंडियन मार्केट्स अगर देखेंगे तो उसको आपको इट गोज टू अराउंड 1,25,000 1,30,000 के आसपास तक जाएगा। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में आपको $3,600 से 3,550 3,580 का जो है ना, 3,550 से 3,600 में एक बहुत मजबूत वजह चाहिए इस लेवल्स को ब्रेक करने के लिए। फिलहाल के लिए जो करंट माहौल बना हुआ है मेरे हिसाब से 34 3500 में इस करंट माहौल का स्टीम खत्म हो जाता है। तो यू माइट से दैट कि मीडियम टर्म अगर आप देखें तो नीचे में 3200, ऊपर में 3400 का जो ये रेंज है, ये काफी समय तक इसमें चल सकता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल टाइम करेक्शन। तो प्रॉब्लली ये रेंज बाउंड पकड़ के आपको $200 300 मतलब 10% का आपका रेंज है, उसमें आपको थोड़ा सस्टेन 2 3 महीना ये मूवमेंट हो सकता है। फेयर पॉइंट दैट। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी, कॉपर सभी पर अपनी एक सेंस भी देने के लिए। हमारे साथ अब श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कप के दिलीप काबरा जुड़ चुके हैं। दिलीप जी नमस्कार। सबसे पहले एक रिएक्शन आपका दालों पर, यहाँ पर एक लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से अब पीली मटर का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री 1 साल तक एक्सटेंड किया गया है। एक इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन तो हमने भावों में आता हुआ देखा ही, एक थोड़ा सा सेंटिमेंट भी यहाँ पर ट्रेडर्स के बीच में थोड़ा सा डगमगाया है। आपकी क्या सेंस है, किस तरह का इंपोर्ट आगे जाकर हम देख पाएंगे? मैम यू वेरी मच आपने लिया। आप जो इम्पोर्ट का लोगों को दिमाग में जो 2 2 महीने का पड़ रहा था, उससे गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया, इसको अप टू मार्च तक कर दिया है। सीधा लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट तो बढ़िया है देश के लिए, कोई बुराई नहीं, तो सस्ती होंगी, लेकिन गवर्नमेंट को मैच करना पड़ेगा हिंदुस्तान का किसान का भाव और वहाँ का इम्पोर्ट का। इसके बीच में ड्यूटी लगानी पड़ेगी। ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो यार सब दालों का इफेक्ट बहुत जोर से पड़ जाएगा। गवर्नमेंट के दिमाग में है कि भाई दाल सस्ती सस्ती दाल जरूर बिकेगी, जब तक किसान के पैसा जेब में नहीं आएगा, जो उनका किसान का डबल इनकम हो, वो इनकम कैसे पूरी हो पाएगी। चना बिक रहा है 50 रुपया, तुअर बिक रही है 50 रुपया। आप बताइए गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है किसान को डबल पैसा मिले, पैसा कैसे किसान को मिलेगा? किसान के यहाँ से पैसा जाता नहीं है। सब गवर्नमेंट ने क्या किया है विदेशों के लिए, ये काम ऐसा हो गया है जी कि जो हम लोग बोलते थे हम गुलाम है 175 साल पहले, अभी हम फाइनेंशियल गुलाम हो गए। जितनी इम्पोर्ट की पॉलिसियाँ हैं सब विदेशी लोगों के लिए हैं। वो यहाँ पे लगे डंपिंग बनाएंगे, ये डंपिंग स्टेशन हो गया। ये मुंद्रा पोर्ट, मुंबई पोर्ट, हजीरा पोर्ट, सब डंपिंग स्टेशन हो जाएंगे। वहाँ से माल आएगा बड़े बड़े जहाजों में, यहाँ करके डंप हो जाएगा। तो वहाँ पर जो 25 रुपये 30 रुपये मिल रही दाल, किसानों को पूरा पैसा मिल रहा है, या किसान को पैसा नहीं मिलेगा। तो यार डंपिंग की जगह बन जाएगा ये देश अपना। चाहे कोई तुअर हो, चाहे उड़द हो, चाहे ब्राजील का है, इतना बड़ा एक देश आने वाला है ब्राजील, खुल गया, खुल जाएगा, इतना माल दे देगा पल्स दुनिया को कि लोग दुनिया में माल रख ही नहीं पाएंगे। इतना बड़ा पल्स का हब है ब्राजील। तो सब इसका गवर्नमेंट को सबसे पहले गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें व्यापारी लोग हों। इसमें क्या है, सबसे बड़ी मुश्किल जो है व्यापारी कमेटी में नहीं है। क्या जो है, अभी हमारा व्यापार चल रहा है, मैं 4 पीढ़ी से व्यापार कर रहा हूँ, 5 पीढ़ी से। मैं ग्रैंड फादर फादर ग्रैंड फादर फादर, मैं मेरे बच्चे, 5 5 पीढ़ी के दालों का आइटम ये कैसे करने का है, ये अभी करना बहुत मुश्किल हो गया है। लास्ट 2 5 साल से ऐसा मुश्किल हो गया है कि व्यापार का 10 के बाद 10 20 50 करोड़ रुपया है, व्यापारी के सब खत्म हो गया। 100 करोड़ की पार्टी या पार्टी नहीं है। और यहाँ पर मुश्किल क्या है, सब व्यापारी लोग छोटे व्यापारी हैं, सबको सेठ बनना है, कोई पॉलिसी में काम करना चाहता नहीं है। और अपने यहाँ पॉलिसी हर 3 महीने 2 महीने 15 दिन में चेंज हो रही है। एक पॉलिसी का काम नहीं हो रहा है। एक पॉलिसी से काम हो गए तो आदमी कुछ काम कर सकता है। आज माल लिया, 2 महीने में माल आता है तो पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो पॉलिसी को ढंग से बना के एक व्यापारी कमेटी बनानी चाहिए, जो गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कमेटी बना करके, उसको ढंग से समझे गवर्नमेंट ये किसी को कैसे है। दिलीप जी, एक और चीज़, जैसे आपने कहा ऑफकोर्स दिक्कतें यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, स्पेशली ट्रेड को लेकर, लेकिन जिस तरह के नंबर्स हमने पिछले साल बनते हुए थे, जहाँ देखे थे, जहाँ पर रिकॉर्ड दालों का इंपोर्ट हुआ था 2024 में, क्या 2025 में उस तरह की स्थिति बनती हुई दिखती है आपको? उससे डबल आएगा माल, डंपिंग से बन जाएगा। उनको माल जो पैदा हुआ कहाँ डालेंगे वो? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वाले माल कहाँ डालेंगे? या बताइए, उनको माल डालना है अफ्रीका, सबको माल तो इंडिया में ही डालना है ना। इंडिया में पब्लिक है, माल खपजा कोई भी माल तो बिकेगा। आज चाइना ने 100% ड्यूटी लगा दी है, वहाँ तो माल जाएगा नहीं। 2 ही स्टेशन है वर्ल्ड में, चाइना इंडिया, चाइना ने बंद कर दिया है।
तो इंडिया में माल आएगा। ये डंपिंग स्टेशन है, यहाँ पूरा माल भर किया जाएगा। 6 मिलियन टन अभी 9 मिलियन टन आएगा माल। आप समझिए कोई माल आने में कोई कमी नहीं रहेगी। 3.5 मिलियन टन पैदावार हुआ है कनाडा में, और रशिया में पैदावार हुआ है 6 मिलियन टन का येलो फिश का। ये 9 मिलियन टन माल है, तो 2 मिलियन जाकर पूरी दुनिया में, 6 मिलियन इंडिया में ही आएगा। तुअर आएगी 1 मिलियन अफ्रीका से, उड़द आएगा बर्मा का 1 मिलियन टन। तो यहाँ तो माल आना ही आना है। गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देगी तो माल इस पे इनको जो इनका प्राइस है एमएसपी का, वही प्राइस मैच करके इंपोर्ट करना चाहिए। इनको ऐसा करना पड़ेगा, ड्यूटी स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा। 4 व्यापार के आपको सबसे बड़ी जो आप लोग चिल्लाते हैं गवर्नमेंट कि 200 दाल बिक रही है, ये दाल कोई होलसेल वाले का कभी रिकॉर्ड में बिका नहीं है। आप देख लीजिए जो बिका है फुटकर का, सब एमएनसी लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ट्रेड में चलते हैं, टीवी पे काम हो रहा है। 200 रुपया 100 रुपये की दाल खाइए, 300 की दाल खाइए, उनका काम हो रहा है। उनके लिए पूरा बाजार खोल दिया है। एब्सोल्युटली दिलीप जी, आपकी बात एकदम सही है कि दो चीजें जो आपने यहाँ पर मेंशन की हैं, एक तो ये कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस को एमएसपी से यहाँ पर मैच करना होगा, और दूसरा डंपिंग ग्राउंड इंडिया ना बने, इसका भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अदरवाइज पिछले साल से भी ज्यादा इंपोर्ट्स इस साल में शायद हम बनता हुआ देखेंगे। दिलीप काबरा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारी की सारी एनालाइज करने के लिए पूरी खबर। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटीज मार्केट का पूरा सीन।